वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका लॉ एंड लीगल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस एलएलबी सब्जेक्ट के अंदर। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है आपका पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, लेकिन इसे बाद में सेपरेट एक्ट रखा गया है। जैसा कि आप देखें कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो पार्ट था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो वहाँ पे कौन कौन सी सेक्शंस थी, कौन कौन सी प्रोविजंस के अंदर था। The Sale of Goods Act is one of the very old mercantile law. Sale of goods is one of the special type of contract. This was the part of the Indian Contract Act itself in Chapter 7, Section 76 to Section 123. These section is Contract Act were deleted and separate Sale of Goods Act was passed in 1930. जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो हम पढ़ते थे पहले, अब उसको 1930 में एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया है, एक स्पेशल एक्ट बना दिया गया है। अब ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो 1930 है, ये है क्या? तो सबसे पहले हमें समझना है कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है कॉम्प्लीमेंट्री टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट पर वो सारी बातें लागू होंगी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमने पढ़ी थी। बेसिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाई टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। अब जैसे हम देखें कि जो बेसिक प्रोविजंस हैं वो क्या हैं। जैसे आपको याद हो, जब हम सेल्स ऑफ गुड्स की बात करेंगे तो सेल्स ऑफ गुड्स का एक जो सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वहाँ पे बेसिक चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। जैसे कि आप देखें बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या थी। जैसे ऑफ़र है, ऑफ़र का मतलब क्या हुआ कि जो प्रपोजल रखने वाला है उसने ऑफ़र दिया और जो एक्सेप्ट करने वाला है उसने एक्सेप्टेंस दी, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस। फिर क्या है, लीगली एनफोर्समेंट एग्रीमेंट। जब ऑफ़र और एक्सेप्टेंस का प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाता है दोनों पार्टीज़ को, तो वो क्या माना जाता है, एग्रीमेंट माना जाता है। म्यूचुअल कंसेंट हुआ, फ्री कंसेंट हुआ। पार्टीज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये भी देखा जाएगा कि जो पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो प्रपोजल रखने वाला, एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस देने वाला, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। जैसे कि आप देखें कि जो पर्सन अनसाउंड माइंड का है, ठीक है ना, या फिर लॉ ने जिसको मना कर रखा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो वो इनएलिजिबल है, वो पार्टी नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमें देखना है कि यहाँ पे हम कौन सी पार्टीज़ की बात करते हैं। पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, वो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, साउंड माइंड की हैं, नॉट डिक्लेयर बाय लॉ हैं। इसके अलावा फ्री कंसेंट, जैसे आपने पढ़ा था वहाँ पे कि जो आपका कोइजन होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंसेस होता है, मिस्टेक है, फ्रॉड है, तो उनसे रिलेटेड आपकी जो कंसेंट नहीं होनी चाहिए, तो फ्री कंसेंट का भी होना ज़रूरी है। जब हम एनफोर्सिबिलिटी की बात करते हैं तो एनफोर्सिबिलिटी में ये देखा जाता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो लीगल है या लॉफुल है या फिर नहीं है। यदि वो लीगल नहीं है, ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं मिलती है। तो ऑब्जेक्ट का भी लीगल होना ज़रूरी है। फिर हम बात करेंगे सेक्शन, आपको याद हो सब सेक्शन 2D के अंदर हमने पढ़ा था कंसीडरेशन। कंसीडरेशन ये बोलता है कि समथिंग इन ए रिटर्न, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसीडरेशन का भी होना ज़रूरी है। तो आप देखें तो सेल्स ऑफ गुड्स 1930 जो है उस पर जो बेसिक प्रोविज़न ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है क्या। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का ये एग्जाम्पल लें तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि यदि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को एज ए सेलर कोई चीज़ बेच रहा है और जो पर्सन उसको ख़रीद रहा है, परचेज़र, और वहाँ पे गुड्स का होना और गुड्स की ओनरशिप का ट्रांसफ़र होना और बदले में प्राइस मिलना सेलर को, तो ये आपका क्या माना जाएगा, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स माना जाएगा। जैसे आप देखें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स से कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस। दिस कैन बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर पार्ट जो है आपका जो परचेजर है वो होता है। इन अदर वर्ड अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ए सेलर, मतलब वेंडर जो होता है इन ए कैपेसिटी ऑफ ओनर, जो सेलर होता है वो ओनर होता है, और द पार्ट ओनर ऑफ द गुड्स ट्रांसफर एग्री टू ट्रांसफर द ओनरशिप इन ए गुड्स टू द बायर फॉर एन एग्रीड अपॉन वैल्यू इन मनी और मनी इक्विवेलेंट कॉल द प्राइस पेड और प्रोमिस टू पे इन द सेम। कि होता क्या है कि जब एक पर्सन किसी गुड्स की प्रॉपर्टी की क्या रखता है, ओनरशिप रखता है, हो सकता है उसके साथ कोई दूसरा पर्सन भी जॉइंट ओनरशिप के अंदर हो, तो वो क्या करते हैं, वो उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, उसकी ओनरशिप को दूसरे पर्सन को जो एग्रीड प्राइस है या वैल्यू फॉर मनी है उसके बदले में उसको सेल करते हैं, और जो उसको ख़रीदने वाला है वो उसको पेड कर देगा या फिर प्रॉमिस टू पे करेगा, तो वो क्या माना जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा।
A contract of sale may be absolute or conditional depending upon the desire of the contracting parties. Essential of a contract of sale of goods are क्या है? It in 1930 transition relating to sale and purchase of goods were regulated by the Indian Contract Act 1872. In 1930 section 76 to 123 of the Indian Contract Act were repealed and separate act was Indian Sale of Goods Act 1930 was passed. It came into force on 1st July 1930 with effect from the 22nd September. The word Indian was also removed. Now the present act is called Sale of Goods Act 1930. The act extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. जो एक्ट जो 1930 और 1 जुलाई को जो हुआ था और जो विद इफेक्ट फ्रॉम 22 सितंबर 1963 जो है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, उसमें से जो पहले हम उसको बोलते हैं इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब वहाँ से हमने इंडियन वर्ड को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, और प्रेजेंट में हम इसको क्या बोलते हैं, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बोलते हैं। तो आप यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो पार्ट था, जो आपका सेक्शन 76 से 123 पहले उसके अंदर था आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट, लेकिन अब उसको सेपरेटली एक स्पेशल एक्ट बना दिया गया है 1930 के बाद। तो ये हमने देखा सेल्स ऑफ गुड्स के बारे में। हम स्कोप की बात करें कि स्कोप है क्या, सेल्स ऑफ गुड्स कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील विद द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज ए contract whereby the seller transfer and agree to transfer the property in goods to the buyer for a price. Contract of sales is a generic term which include both sales as well as agreement to sales. अब यहाँ पे आप देखें कि पहले हम वर्ड यूज़ कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, लेकिन अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के अंदर इन्होंने लास्ट में बोला है कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के साथ साथ क्या आएगा, एग्रीमेंट टू सेल्स। एग्रीमेंट टू सेल्स का मतलब ये हुआ कि सपोज मान लीजिए एक्सेप्टर ने एक्सेप्टेंस दे दी है, प्रपोजल ने प्रपोजल रख लिया है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, एग्रीमेंट हो गया है, कंसेंट मिल गई है, लेकिन कंसीडरेशन नहीं हुआ है, गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई है, तो वो भी किसका पार्ट माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स का पार्ट माना जाएगा। जैसे कि आप देखें जब हम कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवाते हैं तो हो सकता है कि उसका पेमेंट करके हम मंगवा रहे हों, और दूसरा ये हो सकता है कि हम उस चीज़ को कैश ऑन डिलीवरी मंगवा रहे हों। तो यहाँ पे वही चीज़ लागू हो रही है कि यदि आपने ऑनलाइन भी मंगवाया तो भी उसकी ओनरशिप की ट्रांसफ़र आपको कुछ टाइम बाद होगा, और यदि आपने ऑफलाइन मतलब ये हुआ कि जब आप उसका पेमेंट के घर पे करना चाह रहे हो, ऑनलाइन नहीं करना चाह रहे हो, तो उसकी पेमेंट तो आप कर देंगे, तब भी आपको ओनरशिप तभी मिलेगी जब आप उसका पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ जो आपका सेल एज वेल एज एग्रीमेंट टू सेल्स भी क्या इंक्लूड होता है। आगे जब हम पढ़ेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि ऐसी सिचुएशन भी होती है जब हमने कोई चीज़ ऑनलाइन मंगवाते हैं, उसका पेमेंट हम कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, लेकिन हम उस चीज़ को ओनरशिप के टाइम में हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे जो आपका एग्रीमेंट टू सेल्स था वो आपका सेल्स नहीं बनता है, वो हम एक्सेप्शंस केस के अंदर पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हमने यही समझा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स है क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स के अंदर क्या क्या एसेंशियल है, ये एक्ट कब आया, पहले ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स एक्ट था ये किसका पार्ट था, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स एक्ट का स्कोप क्या है, हमने उसको यहाँ पे देखा। इससे पहले हमने देखा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स है जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट था, और कुछ सेक्शंस जो थे वहाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 76 से लेके 123 तक हमने फॉलो किए थे, लेकिन आफ्टर 1930 हमने एक सेपरेट एक्ट पास किया था जिसका नाम क्या था, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो यहाँ पे हमने देखा कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है क्या और उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।